जय भीम साथियों। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, गुलाम गिरी, ज्योतिबा फुले जी की है। तो मुझे बहुत सी बातें अपने विवेक पर बहुत अच्छी लगी। जो इसमें मुख्य जो बातें हैं, मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो मैं इस पुस्तक के बारे में जो भी अच्छी लगी चीज़ें, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इतिहास की किताबें अक्सर विजेताओं द्वारा लिखी जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई शोषित और वंचित समाज का व्यक्ति कलम उठाता है, तब जो इतिहास लिखा जाता है वह महज पन्नों में दर्ज नहीं, बल्कि समाज की नींव हिला देता है। जय भीम दोस्त, मैं अवनीश। आज हम एक ऐसी काव्य पुस्तक की बात करेंगे जिसने 19वीं सदी के भारत में भूचाल ला दी। इस पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी स्लेव, जिसे 1873 में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने लिखी। यह पुस्तक सिर्फ एक रचना नहीं है, बल्कि एक वैचारिक क्रांति है। आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक के हर उस पहलू को और उस तरफ को गहराई से समझेंगे जो फुले जी ने आज से 150 साल पहले लिखे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। समीक्षा यानी कि इस पुस्तक की समीक्षा की शुरुआत करने से पहले हम इसके समर्पण को समझते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या आप जानते हैं कि फुले जी ने अपनी यह किताब किसे समर्पित की थी? भारत के किसी राजा या नेता को नहीं। फुले जी ने गुलामगिरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के उन सदाचारी जनों को समर्पित किया था, जिन्होंने गुलामों को मुक्त करने के कार्य में दांव तले। यह वह समय था जब अमेरिका में दास प्रथा यानी कि स्लेव का अंत हो रहा था। फुले जी ने भारत की जाति व्यवस्था और छुआछूत की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका की दास प्रथा से की है। उनका मानना था कि शूद्रों और अति शूद्रों की स्थिति अमेरिका के काले गुलामों से भी बदतर थी, क्योंकि अमेरिकी गुलामों को कम से कम इंसान तो माना जाता था, जबकि यहाँ तो साया पड़ते मात्र से ही अपवित्र हो जाते थे। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत इसकी शैली है। यह कोई साधारण निबंध या लेख नहीं है। फुले जी ने इसे प्रश्न उत्तर यानी कि संवाद शैली में लिखा है, यानी कि बातचीत शैली में। इसमें एक पात्र है ढोंडीबा, आम जनता और जिज्ञासु मन का प्रतीक है। वो दूसरे हैं स्वयं ज्योतिराव। ढोंडीबा सवाल पूछते हैं, तार्किक और सीधे सवाल, और ज्योतिराव उनका उत्तर देते हैं। यह शैली इतनी अंगेजिंग यानी जोड़े रखती है पाठक को। ऐसे लगता है जैसे वे खुद बैठकर फूले जी से सवाल कर रहे हैं। एक सुधारवादी होने के नाते मैं इस संवाद शैली को बहुत प्रभावी मानता हूँ, क्योंकि इसमें कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। गुलामगिरी का सबसे क्रांतिकारी और विवादित पहलू है ब्राह्मणवादी मिथकों और अवतारवाद की तार्किक चीड़फाड़। फुले ने आर्यों को विदेशी आक्रमणकारी माना। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि पुस्तक में ज्योतिराव ढोंडीबा को बताते हैं कि कैसे मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन अवतार वास्तव में कोई दैवीय घटनाएं नहीं, बल्कि आर्यों के अलग अलग आक्रमणों के प्रतीक हैं। वराह अवतार का उदाहरण है ढोंडीबा। पूछते हैं कि क्या सच में किसी वर्रा ने पृथ्वी को अपने दांत पर उठाया था? ज्योतिराव तार्किक उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह भौगोलिक रूप से असंभव है। वे समझाते हैं कि वर्रा वास्तव में आर्यों के एक क्रूर सेनापति का नाम या उपाधि रही होगी, जिसने यहाँ के मूल निवासियों पर भीषण हमले किए। वामन और राजा बलि का उदाहरण देते हैं कि इस किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है। फूले जी राजा बलि को एक न्यायप्रिय, दयालु और मूल निवासी बहुजन सम्राट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि वामन कोई भगवान नहीं, बल्कि एक चालाक कार्य नेता था, जिसने धोखे से राजा बलि का राजपाट छीन लिया। फूले जी लिखते हैं कि इसी राजा बलि की याद में बहुजन समाज आज भी पीड़ा पीड़ा टलो बलची राज्य जियो ने दुख दर्द बड़ा गीत बलि का राजा वापस मांगने के लिए गाते हैं। इन उदाहरण के जरिए फुले जी ने सदियों से चले आ रहे उस नैरेटिव को बदल दिया, जिसमें शोषकों को भगवान और रक्षकों को राक्षस बताया गया था।
फुले जी केवल इतिहास की बात नहीं करते, वे अपने समकालीन समाज की समझ भी पकड़ते हैं। वे बताते हैं कि कैसे धर्म और कर्मकांडों के नाम पर शूद्रों और किसान यानी कि कुंभी समाज को लूटा जा रहा था। जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर संस्कार में ब्राह्मणों का आवश्यक था और इसके लिए उन्हें भारी दान दक्षिणा देनी पड़ती। और इस शोषण का सबसे बड़ा कारण क्या था? अज्ञान था। गुलामगिरी और अपने अन्य लेखकों में फुले जी एक बात बार बार समझाते हैं कि जैसे यानी कि जिसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता में भी कहा है, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शुद्ध पतन के गर्त में गिरे। एक अविद्या के इतने अनर्थ थे। यानी कि फुले जी बताते हैं कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर बहुजनों को शिक्षा से दूर रखा ताकि वे कभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो सके। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप सवाल कैसे करेंगे? और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपकी गुलामगिरी यानी कि गुलामी कभी खत्म नहीं होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि फुले जी अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन गुलामगिरी में वे ब्रिटिश प्रशासन था, उसको भी आड़े हाथों लेते हैं। बताते हैं, इसमें एक उदाहरण है। ज्योतिराव धोड़ीबा से कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार टैक्स तो गरीब किसानों और शूद्रों से वसूलती है, लेकिन वह सारा पैसा उन जाति के लोगों की शिक्षा और उनके विकास पर खर्च कर रही है। फुले जी ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि वे प्रशासन के निचले स्तर पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी जो मुख्य रूप से उच्च वर्ग के थे की चालाकी को समझे और आम किसानों बहुजनों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। क्या गुलामगिरी जो पुस्तक है उसकी प्रासंगिकता आज भी है? देखो दोस्त, 1873 में लिखी गई है पुस्तक किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। महात्मा फुले ने जिस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की शुरुआत की थी, उसे बाद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए कानूनी रूप से तोड़ा। गुलामगिरी हमें सिखाती है कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक आज़ादी हमारे लिए बेईमानी है। यह किताब हमें सवाल करना सिखाती है। यह सिखाती है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है। तर्क की कसौटी पर कसो और जो मानवता के खिलाफ हो उसे नकार। अगर आप सच में भारतीय समाज की सच्चाई समझना चाहते हैं तो गुलामगिरी पुस्तक है, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप फुले जी का कौन-सा विचार या वीडियो या उदाहरण जो किताब में बताया गया है सबसे अच्छा लगा। अगर आपको मेरी ये विस्तृत समीक्षा और ये कंटेंट पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनीष लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी आवाज़ उठाते रहिए। जय भीम, जय भारत।